नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज पर। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे परिचय की तो आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि वो इस जिले में, इस प्रदेश में शायद पहली बार काम कर रही हैं। लेकिन वो जिस शख्सियत से जुड़ी रही हैं उसे विश्व भर में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की, जो भारत के 3 बार न केवल प्रधानमंत्री रहे बल्कि बलरामपुर से उन्होंने 2 बार सांसदी जीता जनता दल से, और वो लगातार जो है यहाँ के 15 सालों तक यहाँ की राजनीति में एक्टिव रहे और उन्होंने लगातार जो काम किए उसको आज याद किया जा रहा है। 16 अगस्त यानी कि 16 अगस्त को ही उनका देहावसान हुआ था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर काम करते हुए उनकी 13वीं के दिन तमाम वो चीज़ें की थी जिसके जरिए जनता को एक बार फिर से जोड़ा जा सके उनसे। आज उन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि उनके पुण्यतिथि पर एक विशेष कार्यक्रम बलरामपुर में रखा जा रहा है और अंजलि मिश्रा जिसकी जो है संयोजक हैं, आयोजक हैं, और इन्होंने वो तमाम कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है जिसके जरिए अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जा सके और बलरामपुर में उनके द्वारा किए कामों को याद किया जा सके। तो सीधे चलते हैं, आपसे बात करवाते हैं। मैम, स्वागत है आपका डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज पर। जी नमस्कार। कैसे पूरा कार्यक्रम होगा और क्या रूपरेखा है कार्यक्रम की? बलरामपुर का नाम अटल जी से जाना जाता है और अटल जी का नाम बलरामपुर से। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अटल जी परम श्रद्धेय रहे, अजात शत्रु रहे, तो ऐसे भारत रत्न की पुण्यतिथि पर हमने बलरामपुर होटल में शाम को 5 बजे 16 अगस्त को एक भजन संध्या और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है, जिसमें कि सभी प्रबुद्ध लोगों को बुलाया है और उन लोगों को बुलाया है जिन्होंने कि अटल जी के साथ कुछ यादें साझा की हैं, उनके जीवन के, उनके पलों को याद करते हुए उनके कार्यकाल में उनके साथ समय बिताया है। अटल जी जैसा प्रोमिनेंट व्यक्तित्व, तमाम तरह से उन्हें तमाम जगहों पे देखा जाता है, तमाम नज़रिए से देखा जाता है। उनकी वाक्यपुटता और उनका जो बात करने का नज़रिया, हम लोग तो बहुत छोटे थे और शायद जो है वो प्रधानमंत्री तब थे और उनका एक आध बार बलरामपुर में दौरा लगा, वो आए। कैसे पूरे उनके कार्यकाल को देखती हैं, क्योंकि आप तो परिवार से जुड़े रहे हैं, आपने उनके गोदी में खेला होगा। क्या लगता था, क्या बातचीत होती थी तब? देखिए, मैं परिवार से हूँ, इसलिए मेरी बहुत ही अच्छी और जिसे सहेज के रखने वाली यादें हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि परिवार ही नहीं, उन्होंने जो देश की जनता है, उनका प्रत्येक कार्यकर्ता है, वो सभी उनका परिवार रहा। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने देश के लोगों को और अपने कार्यकर्ताओं को संभाल के रखा। एक होता है कार्यकर्ता निर्माण और दूसरा होता है कार्यकर्ता संभाल। तो अटल जी की ये व्यक्तित्व की खासियत थी कि उन्हें कार्यकर्ता संभाल करना बहुत अच्छे से आता था और उसी तरह उन्हें अपने परिवार की संभाल करना भी बहुत अच्छे से आता था। हर रक्षाबंधन पर, हर दौज पर वो ग्वालियर आते थे, क्योंकि उनकी बहनें थी, उनका परिवार था। हम सभी एक जगह एकत्रित होते थे और फिर बस वही रक्षाबंधन मनाया जाता था, सब एक साथ भोजन करते थे। मेरी जो दादी थी और मेरी दादी की छोटी बहन थी, वो उसी दिन अटल जी जब आते थे तो भोजन के समय जो मसाले उपयोग किए जाते थे वो उसी समय कूटे जाते थे और वो कराइल, पनोचे और मालपुआ, ये सब उनके पसंदीदा व्यंजन थे और मेरी दादियाँ उसको बनाती थी। ग्वालियर प्रवास के दौरान उनका जो है बड़ा स्नेह रहा पूरे ग्वालियर से, पूरे ग्वालियर क्या कहें, मध्य प्रदेश से। और उनके उदय के बाद जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, तब से शायद भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे डाउन नहीं हुई है। एक आध बार डाउन हुई तो फिर वो चीज़ें वापस लाई गई। क्या लगता है कि मध्य प्रदेश को और ग्वालियर को इतना प्यार उन्होंने क्यों दिया और ग्वालियर ने उन्हें इतना प्यार क्यों दिया? क्योंकि वो एक पत्रकार थे और पत्रकार होने के नाते मैं ये सवाल पूछना वाजिब जी जी, आप पूछ सकते हैं, पर इसमें मैं आपकी बात से थोड़ा सा इत्तेफाक कम रखती हूँ कि उन्होंने अकेले मध्य प्रदेश को ही नहीं, उन्होंने पूरे देश को प्यार किया। और जिस तरह आप कहते हैं कि ग्वालियर को प्यार किया, तो उन्होंने बलरामपुर को सबसे ज़्यादा प्यार किया। नहीं, बलरामपुर का तो उनका चलिए राजनीतिक जुड़ाव था, लेकिन घर सबका अभी, जैसे मेरा घर लखनऊ है तो मेरा उससे ज़्यादा जुड़ाव है, या मेरा घर बलरामपुर के ज़िले में तुलसीपुर पड़ता है तो वहाँ पे है, तो मेरा उससे ज़्यादा जुड़ाव है। तो उसी तरह ग्वालियर उनका अपना शहर था, वहाँ पे वो पले बढ़े, वहाँ से फिर वो कानपुर आए, फिर वो उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी, फिर उसके बाद पत्रकारिता में जाना, फिर लखनऊ रहना, लगातार लखनऊ और कानपुर रहना। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ग्वालियर से विशेष जुड़ाव के दौरान उन्होंने क्या है? जी, ग्वालियर से उनका विशेष लगाव रहा। मैंने आपको अभी साझा ही किया कि वो हर त्योहार पे आते थे। और एक बार का वृतांत आपको बताऊंगी मैं, वही कि हम छोटे बच्चे थे
तो जिद कर गए कि हमें मेला देखने जाना जाए। ग्वालियर का मेला बड़ा फेमस रहा है हमेशा से। हमेशा रहता है। हाँ, तो हम लोगों ने सबने कहा कि हम ग्वालियर का मेला देखने जाएंगे। भाई पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, पूरा सिक्योरिटी में हम सब मेला देखने गए। फिर पता नहीं क्या एक बचपना था, हमने जिद कर ली कि हम तो झूला ही झूलेंगे। तो बाबा ने ऐसे मशीन लगाई थी कान में, और अपनी मशीन को ऐसे ऐसे हिलाया, वो कहते हैं हमें सुनाई नहीं दे रहा। हमने कहा नहीं नहीं, हम झूला झूलेंगे, हमें झूला झूलना है। बचपना था, हम भी जिद कर गए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम झूला झूलेंगे। और उस झूला झूलने के लिए 1 घंटे का वो पूरा प्रोसीजर हुआ। एसपी बुलाए गए, वो जो जिसे कि आप खोजी कुत्ते कहते हैं, वो बुलाए गए। पूरा झूला चेक हुआ, उसको 1 घंटे में सारी प्रोसीजर को follow प्रोसीजर करते रहे। पूरा होता रहा, और फिर हम 1 घंटे बाद वो झूला झूले। तो इस तरह से वो बच्चों की जिद भी पूरा किया करते थे। थोड़ा सा अब राजनीतिक परिदृश्य में आते हैं। बलरामपुर से वो 2 बार सांसद रहे, एक बार चुनाव लड़े तो सुभद्रा जोशी जी ने उन्हें चुनाव हरा दिया। क्या लगता है कि बलरामपुर से उनका जुड़ाव, क्या चीज़ें की उन्होंने और क्या कमियां रह गई उनके काम में? देखिए, कमियां तो मैं नहीं कह सकती कि कोई कमी रही। जितनी भी आज आप योजनाएं देख रहे हैं, मैं संपूर्ण भारत देश की बात करूंगी। बलरामपुर को भी उन्होंने सुशासन जो ट्रेन चली, वो उसका पहले शुरुआत उन्होंने ही की थी, बाद में वो चली वो बाद में, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं वही उन्होंने की। जो केंद्रीय विद्यालय की बात करें, मतलब एक किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि जब वो केंद्रीय विद्यालय की मांग के लिए गए और उन्होंने पत्र दिया कि इस तरह से ऐसे करके हमें वहाँ पर स्कूल की ज़रूरत है, तो बिल्डिंग नहीं होते हुए भी वो स्कूल किसी को फ़ोन करके उसमें प्रारंभ किया गया। मतलब समय से पहले ही वो बलरामपुर के लिए वो कार्य करते देते थे जिन चीज़ों की मांग की जाती थी। पर अगर व्यक्ति वहाँ तक संदेश नहीं पहुँचाएगा, और ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जब वो प्रधानमंत्री थे तब यहाँ सांसद हमारे भाजपा के नहीं थे। जी। तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विकास की चीज़ें थी उनका संदेश वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। तो जो कुछ आपको लगता है कि कमी रह गई है, तो वो शायद उसका कारण ये हो सकता है। नहीं, एक चर्चा अभी आपसे हमारी हो रही थी, तो आपने कहा कि नदियों का जुड़ाव एक उनका बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, और अभी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो लगातार इस विषय पे काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये तमाम चीज़ें, जैसे सरयू कैनाल का भी पूरा होना और प्रधानमंत्री का बलरामपुर आना, नरेंद्र मोदी का, और लगातार उनका भी जुड़ाव है, चूँकि अटल जी की ये कर्मभूमि रही है, नानाजी राव देशमुख जी की कर्मभूमि रही है, तो हर बड़े लीडर का, जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा लीडर हो, वो डायरेक्ट इस ज़िले की नज़र या इस लोकसभा पर नज़र रखता है। तो क्या लगता है कि ये कमियां कैसे पूरी होंगी और इसके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 4 स्वप्न थे, 370, राम मंदिर, नदियों को जोड़ने का, और कश्मीर में शांति। ये आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, नरेंद्र भाई मोदी, जो उनके सारे अधूरे स्वप्न को पूरा कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण आपको पता है, जनवरी में हो ही जाएगा उसका बिल्कुल। उद्घाटन। 370 आपको मालूम ही है। और एक रहा नदियों को जोड़ने का, तो उस पर भी लगातार काम चल रहा है, और वो ख्वाब भी उनका जल्दी पूरा हो जाएगा। चौथा उनका था कि पाकिस्तान के साथ शांति, तो मैं कहीं ना कहीं संशय में हूँ कि ये स्वप्न उनका अधूरा ही ना रह जाए। क्योंकि ये सरकार तो बात ही नहीं कर रही है। मैं बस यही कह सकती हूँ कि इसके लिए वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि भाई चाहे हमारे उनके देश में खाने के लिए नहीं हो, पर हमारा देश में शांति ना रहे, वो इसी तरह के कार्य करते रहते हैं। तो आप अपने राजनीतिक उदय को बलरामपुर से कैसे देखती हैं? कि मैं प्रदेश की महामंत्री हूँ महिला मोर्चा की, तो ऐसा राजनीतिक उद्देश्य मैं फिर कहना चाहूँगी, बार बार स्पष्ट करती हूँ कि नहीं है मेरा। मैं सिर्फ आई तो लगा कि हाँ, यहाँ कुछ काम की ज़रूरत है, महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं, और उसके तहत मैंने गांव में प्रवास शुरू किया, और वही चल रहा। इसमें अगर आप ये कहना चाहेंगे कि मेरा अभी कोई राजनीतिक उद्देश्य है, तो नहीं। नहीं, मैं तो ये कहाँ कह रहा हूँ, मैंने तो आपसे ये पूछा कि आप अपने उदय राजनीतिक उदय को कैसे तो मैं देखती हैं? राजनीति में ही हूँ, हाँ। राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीति करती हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उदय मेरा यहाँ होना है या अस्त कहाँ होना है, ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है।
जो जहाँ होगा तब वहाँ होगा। बलरामपुर क्या आपको प्रधान सेवक बनना है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं कहना है। सांसद प्रथम नागरिक होता है लोकसभा का, तो इसलिए वो प्रधान सेवक भी होगा एक संसदीय क्षेत्र का। क्या लगता है किन कमियों को सुधारा जाना है, किन अच्छी चीज़ों को यहाँ पे किया जाना है? आप चूँकि लगातार भ्रमण कर रही हैं दोनों ज़िलों का, तो कितनी चीज़ें अधूरी हैं, कितनी चीज़ें पूरी हैं? फिर एक वही सवाल दोहराया जा रहा है और मैं इस पे आपका ठोस जवाब चाहूँगा। जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आपके जो आपने प्रश्न किया है उसमें थोड़ा-सा करेक्शन करूँगी हाँ, हाँ। कि मेरी जो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक? मैं उसकी बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। अगर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बूथ स्तर पे भी वो हमें कोई काम देगी तो वो हमारे लिए सिरोधार्य होगा। मैं सिर्फ़ वही कार्य करती हूँ जो वो हमारी पार्टी हमें निर्धारित करती है। तो अगर पार्टी का कोई निर्देश होता है और हमको कभी प्रधान बनने का मौका मिलता है, तो ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत विकास हुआ है नरेंद्र भाई मोदी जी के काल में और योगी जी के, लेकिन जहाँ कहीं भी गुंजाइश रह गई है तो उसका अच्छा विकास और होगा। नहीं, मैं फिर वो सवाल आपने काट दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अपने प्रवास के दौरान लगातार यहाँ की महिलाओं से मिल रही हैं। मैं आपको याद दिलाऊँ अगर, तो बलरामपुर की 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ पे महिलाओं की लिटरेसी रेट तकरीबन 36% है। सबसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट्स बलरामपुर से निकलते हैं। बिल्कुल सही। आज भी बलरामपुर में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं गर्भवती महिलाओं की, या गर्भ धारण करने के दौरान, या गर्भ को है जो है पैदा करने के दौरान। तो ये हम लोग जब ये डेटा पढ़ते हैं, चाहे वो एनएचएस का हो, चाहे वो नीति आयोग का हो, चाहे जिस प्रोमिनेंट उसका डेटा हो, हम लोग जब पढ़ते हैं तो लगता है कि इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है और हम लोग लगातार जो है सबसे, तो उसी कर्तव्य को मैं निभा रहा हूँ और इसी पर आपका कोई ठोस जवाब चाहूँगा, जी। क्योंकि आपका बहुत बड़े-बड़े राजनीतिक लोगों से संबंध है और आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफ़ाक रखती हूँ कि जिस तरह से मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, तो महिलाओं का मैंने देखा है कि उनमें शिक्षा की अवेयरनेस की बहुत कमी है, जागरूकता नहीं है महिलाओं में, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा का कहीं न कहीं अभाव है और जो सबसे बड़ी बात, जो कि नितांत आवश्यक है, क्योंकि एक जो महिला होती है वो परिवार की धुरी होती है। जब महिला स्वस्थ होगी तो परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा और जी। समाज स्वस्थ होगा तो हमारा प्रदेश स्वस्थ होगा और प्रदेश स्वस्थ होगा तो राष्ट्र एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। तो ये बात आपकी मैं बिल्कुल सही कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत ज़्यादा कुपोषित हैं, मैंने ये देखा है और इसके लिए मैंने बात भी की है कि अभी देखिए कोई भी चीज़ पहले नहीं की जाती, जब चीज़ें हो जाएं और उसके रिजल्ट आने लगे तब आपको महसूस होगा। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि मैंने उसके लिए प्रोसेस शुरू कर दिया है, मेरा कार्य एक प्रगति पे है, मैंने सीएमओ से बात की है और देखते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। बच्चों के ड्रॉप आउट रेट के लिए क्या योजनाएं हो सकती हैं? देखिए कोई भी चीज़ एक स्तर तक चलती है, लेकिन सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी महिलाओं को जागरूक करना, शिक्षित करना और उन्हें अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना। क्योंकि कोई भी कुपोषित महिला होती है तो आप जैसे कह रहे हैं कि हमेशा गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो चीज़ है वो रोकी जाए, क्योंकि ये एक बहुत जघन्य अपराध भी है और एक पाप भी है और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि मानवता से मतलब कहीं ना कहीं मानवता मर मानवता को जाती है। हीन करने वाली हाँ, बात। मानवता मरती है इसमें। आखिरी सवाल, 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी याद किए जाएंगे, एक बार फिर भजन कीर्तन होगा, उन्हें याद किया जाएगा। लोगों का आरोप है, मेरा कोई आरोप नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को लोग कह रहे हैं कि वो अटल जी की विचारधारा से हट गई है। अटल अडवाणी की जो विचारधारा थी उससे हट के अब एक सुपर पावर पार्टी बन गई है, जो सेंट्रलाइज्ड पावर पार्टी है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अटल जी, आडवाणी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया और मैं ये कहना चाहूँगी कि नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी, उनका जो विज़न है और जिस तरह से वो पार्टी को और देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि सुपर पावर नहीं, सबको लेके चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो ये थी मेरे साथ अंजलि मिश्रा जी। अटल जी पे एक किताब आने वाली है जो विकास सिन्हा जी लिख रहे हैं, उसके लिए आप लगातार भ्रमण कर रही हैं। राजनीतिक गलियारे में सुगबुगाहट है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, अब देखना होगा, वो समय की बात है।
लेकिन आपने अटल जी के जिन संस्मरणों को याद किया वो जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा और शायद आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से खुद ही अपील करना चाहूँगा कि अटल जी से अगर आपको प्यार है, उनकी राजनीति से प्यार है, तो 16 अगस्त को ज्योति टाकीज यानी कि बलरामपुर होटल में आप पहुँचिए और उनके याद में जो कार्यक्रम को किया जा रहा है उसमें आप सम्मिलित होइए और उन्हें आप एक बार दिल से सलाम कर सकते हैं, उनके कामों को आप सलाम कर सकते हैं। इन्हीं सवालों और जवाबों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मैं आपका योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।